पेज नंबर 544, पेज 544। इस महीने ये सेटिंग क्लास से पहले किया करें अगर करनी होती है। इस महीने चीजें बेची, भाई इधर देखो, इस महीने चीजें बेची, अगले महीने, भाई इधर देखो, इधर देखो, अगले महीने चीजें वापस कर दी। अगले महीने क्या कर दी? उसी महीने चले, उसी महीने चीजें वापस कर दी, अगले महीने फिर बेच दी, अगले महीने फिर बेच दी। आप बताएं जब फाइनली चीजें बेचेंगे तो क्या करेंगे? नॉर्मल तरीके से सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें क्या मसला है? टायर बेचे, पसंद नहीं आए, वापस कर दिए होंडा ने, जनरल टायर ने होंडा को या किसी और को सही करके दोबारा बेच दी। तो अब सेल नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि पहली सेल तो रिवर्स हो चुकी हुई है ना। अब इस फिक्रे को अगर आपको इंग्लिश में बनाने को कहा जाए तो आपने तो इस पे ऐसे लिख देना है, where the goods are sold and where the goods are returned and then where the goods are again sold and then it will be chargeable to tax। लेकिन उसने देखे कितना खूबसूरत फिक्रा बोला है, where a cancelled sale is subsequently sold। सुभान अल्लाह पढ़ के आगे चलें, ओ वाली पार्टी सुभान अल्लाह पढ़ के आगे चलें। ना बोला है where a cancelled sale is subsequently sold। बस, तो इसको नॉर्मल तरीके से सेल्स टैक्स रिकॉर्ड कर दें। इसका पढ़ें 0.5। ओ पुत्र की नहीं लब रहा, मीनू दस लब गया? ओए वो तीनों नहीं, कोट की जेब में है, घर जाना पड़ेगा। वेयर आ कैंसल्ड और रिटर्न्ड सप्लाई, वेयर आ कैंसल्ड सप्लाई इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू द ओरिजिनल बायर, उसी को बेच दें, होंडा को दोबारा बेच दें टायर, और सम अदर पर्सन, चले ले आए, और सम अदर पर्सन या किसी और बंदे को। ये चीजें रिपेयर करके बेचें या रिपेयर के बगैर बेचें, जैसे मर्जी, जैसे मर्जी। आपका माथा नजर नहीं आ रहा मुझे, प्लीज कुछ करो इसका। विद और कल इसके बाल कटवाओ यार, ये आपके इलाके का ना? नहीं, विद और विदाउट रिपेयर, रिपेयर करके बेचें या रिपेयर कराए बगैर बेचें? बोले सेलर शेल चार्ज द सेल्स टैक्स इन द नॉर्मल वे इन द रिटर्न ऑफ द मंथ इन विच दीज गुड्स वर सोल्ड। कितना अरसा हो गया तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, पासवर्ड नहीं याद हुआ अभी तक? लिखो पासवर्ड और अभी याद करो और भूल जाओ, फिर कल दोबारा याद करना। समझ आ गई? वेयर अ कैंसल्ड सेल इज सब्सिक्वेंटली, वेयर अ कैंसल्ड सेल इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड। तो शरीफ बंदा है ना, शरीफ बंदे के यही तो फायदा होता है। ओके, इसको भी याद कर लें। मेरा कैंसल्ड सोल इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड, तो इट विल बी चार्जेबल इन द नॉर्मल वे। तो ये नॉर्मल वे में इसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। किस महीने? जिस महीने आपने वो चीजें बेची। ओके, भाई लेक्चर नंबर 100 के बाद किसी की कोई बोंगी बर्दाश्त नहीं होगी, उसी के जूते उतार के उसको मारे जाएंगे। पेज 544, वेयर कैंसल्ड सेल इज सब्सिक्वेंटली, उसी को यार पेन एक और लेके आए, उधर पड़ा हुआ बैकअप में। वेयर कैंसल्ड सेल इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड, इट विल टैक्सेबल इन द रिटर्न ऑफ द मंथ इन विच द गुड्स वर सोल्ड। चीजें रिपेयर करा के बेचें या रिपेयर करा के कराए बगैर बेचें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा,
अच्छा, रूल 22 का 1 हमारा रह गया। अगर आपने कोई चीजें खरीदी हैं और खरीद के उसी महीने बेच दी हैं तो बस ठीक है, लॉ मेकर कह रहे हैं इसके इनपुट ही रिकॉर्ड ना करें। वैसे एक हल ये भी है कि न्यूमेरिकल में आप ऐसे कर दीजिएगा, पहले परचेज में डालिएगा फिर परचेज रिटर्न में, जैसे पास पेपर के क्वेश्चन 28 में किया था आप लोगों ने, याद है 20% चीजें वापस हो गई थी। पास पेपर का क्वेश्चन 28 काजिम वाला छोटा सा डब्बा बना हुआ था, तो की पता कि किड़े पिंडू आए हो। तो परचेज अगर आप करें चीजें और वापस कर दें तो बेहतर है कि रिकॉर्ड ही ना करें, लेकिन हम न्यूमेरिकल में परचेज को ऐड किया करेंगे, फिर परचेज रिटर्न अलग से लेस किया करें। तो कहते हैं एक मशवरा दे रहा हूं, वेयर बायर हैज रिटर्न्ड अ सप्लाई, बायर तो फिर परचेज की बात हो रही है ना, वेयर बायर हैज रिटर्न्ड अ सप्लाई द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। क्यों नहीं इसका इनपुट माइनस कर सकता बायर, वह वापस कर दी। अच्छा, ऐसा अगर हो कि आप चीजें खरीदें 70 रुपए की और बाद में अगला बंदा कहे 20 रुपए से कीमत कम कर लो, तो बेहतर है कि इस 20 की परचेज को रिकॉर्ड ही ना करें, और परचेज रिकॉर्ड ही कितने पे करें, बोलें नेट 50 पे। लेकिन हम ऐसा किया करेंगे पेपर में कि 70 से रिकॉर्ड किया करेंगे फिर 20 से लेस किया करेंगे। ये सिनेरियो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? परचेज प्राइस कम हो रही है, चौथा। तीसरे वालों को जमा कराना पड़ेगा, अगर लेक्चर 100 के बाद होता फिर देखते मैं क्या करता। ये चौथा सिनेरियो है, तीसरे में तो सेल प्राइस बढ़ रही होती है। अब ऊपर से दोबारा पढ़ लें, वेयर बायर हैज रिटर्न्ड अ सप्लाई, नहीं, वेयर द टैक्स फॉर अ सेल हैज बीन, जहां सेल का टैक्स रिड्यूस हो जाए, द बायर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। तो बायर को इनपुट रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। चार्जिंग केबल लाओ, इसकी है उसी के अंदर, लैपटॉप वाले डब्बे के अंदर भी। इधर क्या देख रहे हो? नहीं भाई, ये तो अच्छा, ये वो है, शुक्रिया। चलें, आप ये वाली लाए हो, ये वाली लाए हो? अच्छा, आगे चलें, कोई और चार्ज करके रखो एक और उधर। तो दो बातें बोलें, वेयर बायर हैज रिटर्न्ड अ सप्लाई और टैक्स फॉर प्राइस इज रिड्यूस, टैक्स फॉर सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड, तो बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट। इधर किस पे इनपुट माइनस नहीं कर सकता, रिटर्न हुई हुई चीजों पे, यानी टोटल नेट हो जाएगा ना। और इधर 20 पे इनपुट माइनस नहीं कर सकता, लेकिन किस पे कर सकता है, 50 पे। अच्छा, इससे आगे भी यही पढ़ा था 2 के अंदर, लेकिन इट रेफर्स टू अ सिनेरियो। ये एक ऐसा सिनेरियो है वेयर रिटर्न इज मेड इन द सेम मंथ। लेकिन जो अगले वाले पढ़े थे ना, उसमें एक महीने आप चीजें खरीद रहे थे, अगले महीने वापस कर रहे थे। अच्छा जी, पेज नंबर 539 के लास्ट 4 पैरास आपके नोट्स में लिखा होगा, ये आज हमने पढ़े हैं। पेज 539 लास्ट 4 पैरास, ये अब हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा माय डियर, कौन नोट कर रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हाथ खड़ा कर दें, मुझे फिर दिखा दीजिएगा। कोई नहीं नोट कर, आप कर लो। अच्छा, ये मोहतरम जनवरी का महीना, ये मोहतरम फरवरी का महीना। जनवरी की रिटर्न कब जमा करानी होती है? 15 फरवरी, चलो 18 फरवरी तक। अच्छा, होंडा ने अपनी रिटर्न जमा करवा दी, होंडा ने अपनी रिटर्न जमा करवा दी। जब तक जनरल टायर अपनी रिटर्न जमा नहीं कराएगा, होंडा की रिटर्न को कच्ची रिटर्न समझा जाएगा, क्योंकि होंडा की रिटर्न में परचेजेस रिकॉर्ड हुई है ना, तो वो उसने सेल की थी। होंडा ने रिटर्न जमा करवा दी टाइम पे, जनरल टायर ने जमा नहीं करवाई, तब तक होंडा की रिटर्न को क्या समझा जाएगा? कच्ची रिटर्न।
बायर रिटर्न इज कंसिडर्ड एज प्रोविजनल, बोले बायर रिटर्न इज कंसिडर्ड एज, बायर के ऊपर लिखिए होंडा, होंडा की रिटर्न कच्ची है। क्यों माय डियर? क्योंकि जिस चीज को होंडा ने परचेज में डाला हुआ है अभी तक उसको जनरल टायर ने सेल में डाल के रिटर्न जमा नहीं कराई। कब तक कच्ची है? कब तक मेरी रिटर्न कच्ची है, मैं होंडा मेरी रिटर्न कच्ची, कब तक कच्ची? ये क्या बात हुई कच्ची कच्ची? अंटिल द जनरल टायर लिखें, अंटिल द फाइल्स देयर रिटर्न। अच्छा जी, जनरल टायर कब तक रिटर्न जमा कराए? हुकूमत कहती है इसका ना हम वेट किया करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में लोग सुस्त भी होते हैं, तो कहते हैं जनरल टायर ना यहां तक भी रिटर्न जमा करवा देना 28 फरवरी तक भी तो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। आपके फिर वो कच्ची को मैं पक्की कर दूंगा, अगर वो महीने के एंड तक भी जमा करवा देना तो मुझे कोई मसला नहीं। ये अब नई बात आपने पढ़ी आज। अब पढ़ें, होंडा रिटर्न इज कंसिडर्ड प्रोविजनल। होंडा की रिटर्न क्या है? कच्ची। अंटिल द जनरल टायर फाइल देयर रिटर्न फॉर द टैक्स मंथ। कब तक? फॉर द टैक्स मंथ के ऊपर लिखें जनवरी, टैक्स मंथ की जमा कराए। कब तक? बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉल्स। What is the due date of return? 18. What is the last day of the month in which due date falls? Until का मतलब बता दें, until असल में मेन लाइन है इधर, until कब तक क्या होगा जरा सोच के बताएं, कब तक क्या होगा? जब होंडा अपनी रिटर्न जमा करा दे उसकी रिटर्न कच्ची समझी जाएगी। अंटिल के आगे आप बताएं, जब तक के सेलर रिटर्न जमा ना करा दे। अंटिल द सेलर फाइल्स देयर रिटर्न, वो कब तक जमा कराए? कहते हैं वो ना फरवरी के एंड तक भी जमा करा देना, कोई मसला नहीं, तुम्हारी कच्ची को पक्की कर देंगे। हमने कहा फिर करोगे क्या? कहते ठहरो ठहरो मैं बताता हूं। व्हेन द सेलर फाइल रिटर्न, व्हेन द, जब सेलर ने रिटर्न फाइल कर दी। किसने रिटर्न फाइल कर दी? फर्ज करते हैं सेलर इधर आ गया, होंडा ने इस दिन फाइल की थी, सेलर ने इधर फाइल कर दी 22-23 तक। व्हेन द सेलर फाइल द रिटर्न, मैं तीसरे पैरे पे आ गया हूं, एंड पेज द टैक्स बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, और 28 फरवरी तक टैक्स भी पे कर दे। बाय का मतलब होता है इससे पहले आ सकता है कभी भी। इन विच द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉल्स, द बायर कच्ची रिटर्न बिकम्स वैलिड विद इनपुट टैक्स, और आगे लिख लें ऑन टायर्स। टायर्स वाला इनपुट अब आपका जेन्युइन है, कोई मसला नहीं। भाई उसको कोई और पेन देखे, नहीं चल रहा। ओके बताएं जी क्या खुशखबरी है? कच्ची कब पक्की होगी? पहले पैरे से तीसरे पैरे की तरफ जाएं। पहले कब कच्ची होगी? When the seller files the return, आगे लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, when the seller files the return, अल्हम्दुलिल्लाह अब सेलर ने फाइल कर दी, मसले खत्म हो गया। आप कच्ची को पक्की कर दो। एंड पेज द टैक्स बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, 28 फरवरी तक टैक्स पे कर दे, तो उस कच्ची को क्या कर देंगे? पक्की कर देंगे। अच्छा, एक और सिनेरियो माय डियर कहता हूं, कुछ लोग देखते नहीं, इधर पता नहीं है, दे आर बियर भालू। हाँ जी, हाँ वो देना होता है, ठीक है, लेकिन अब वो खुद रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो हम क्या करें उससे महीने के एंड तक। प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें मसला कर रही होती हैं। अच्छा, पहले में हमने क्या पढ़ा है? बायर रिटर्न इज कंसिडर्ड एज
उतरी टाइम। बाय रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कच्ची, बाय रिटर्न इज कंसिडर्ड एज अंटिल सर्कल लगा लें, अंटिल को सर्कल लगा लें, अंटिल समीउल्लाह कम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सेलर कितने किस्म के हो सकते हैं? दो किस्म के हो सकते हैं। कुछ सेलर आचे बच्चे होंगे। कौन से बच्चे होंगे? आचे बच्चे, जैसे कि आपके साथ वाला। और कुछ बुरे बच्चे होंगे, जैसे कि आपको नहीं, अपने आप को तो बंदा यही समझता है ना कि मेरे में बुराइयां हैं, और अगर आप नहीं समझते मेरे में बुराइयां तो फिर आप बुजुर्ग होने का दावा कर रहे हो, वो बहुत खतरनाक है। उससे तो मतलब डाउनफॉल है। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के ये इकबाल हैं कि खल्क में सबसे मैं ही बुरा हूं, कोई नहीं है मुझ में भलाई। तो इसलिए अपने आप में बुराइयां आइडेंटिफाई करते रहा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ और सोचे, मैं अपने बुराइयां तो पता होनी चाहिए। इफ द सेलर फेल्स टू फाइल हिज रिटर्न बाय द लास्ट डेट, अगर जनरल तायर अभी भी नहीं आया, ओए होए होए होए, लॉ मेकर कहता है चलो सुनो अब मेरी तकरीर, होता कौन है ये नया आने वाला। If the seller fails to file his return by the last date of the month in which the due date of return files, सुनो मेरी सदा, the invoices issued by General Tire will be deleted by IRS from the buyer return. ये होंडा के रिटर्न से उठा के डिलीट कर दी जाएंगी और डस्टबिन में फेंक दी जाएंगी। एंड द लाइबिलिटी ऑफ द होंडा विल बी कैलकुलेटेड विदाउट उनका इनपुट। उस इनपुट को डेड करके होंडा तेरी लाइबिलिटी निकाली जाएगी। एंड कच्ची रिटर्न शेल बी टेकन एज वैलिड आफ्टर पेमेंट ऑफ सेड कंप्यूटेड सेल्स टैक्स। और इनपुट कम करने से ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स बढ़ेगा। अब जब वो बढ़ा हुआ तुम्हें दोबारा आके जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि पिछली रिटर्न का तो तुम जमा करा के थे 18 तारीख को। अब महीने के एंड पे तुम्हें आके वो इनपुट जो डेड हुआ है वो भी जमा कराना पड़ेगा। अब तेरी कच्ची पक्की हो गई, अब तेरी कच्ची पक्की हो गई। अब पढ़ लें पहला पैरा, तीसरा पैरा, दूसरा पैरा, पहला पैरा, तीसरा पैरा, दूसरा पैरा, पहला पैरा, तीसरा पैरा, दूसरा पैरा। छोड़ दें साथ वाले को, हर कंपनी अपनी अपनी जिम्मेदार है। पढ़ें जी, पहला पैरा, तीसरा पैरा, दूसरा पैरा। एक बंदा लगा हुआ है, पहला पैरा, तीसरा पैरा, दूसरा पैरा। ओ भाई पढ़ने मलंग बना दो, आपको जल्दी बन जाएंगे। वैसे ये है क्वालिटी। आप लाई लग कहते हैं ना उसको। हाइब्रिड मेथड लास्ट रो में बातें कर लें और एक दूसरे को समझा दें। हम पढ़ लेते हैं हाइब्रिड मेथड लास्ट रो में। समझाएं समझाएं समझाएं। आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। ये नीचे डायग्राम बना लिया, जनवरी फरवरी। भैया इसका हल कोई नहीं है, बार बार मैं पढ़ के बता देता हूं। एक तो दोबारा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक लफ्ज है इसमें, तीनों लाइनों में याद करना पड़ेगा। वो लफ्ज क्या याद करना पड़ेगा? फाइल रिटर्न्स फॉर द मंथ बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट फॉल्स। ये लफ्ज तीनों में आएगा, ये बार बार याद करना पड़ेगा। लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट फॉल्स, ये लफ्ज याद करें। लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट फॉल्स, लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यू डेट फॉल्स। बामुहावरा तर्जुमा जरा सुनिएगा। होंडा की रिटर्न कच्ची समझी जाएगी सिस्टम में जब तक कि जनरल टायर वाले अपनी रिटर्न जनवरी की जमा ना करा दें फरवरी के महीने के एंड तक। और अगर जनरल टायर वाले रिटर्न जमा करवा दें और टैक्स भी पे कर दें फरवरी के एंड तक, तो होंडा की कच्ची रिटर्न पक्की समझी जाएगी और जो उसने इनपुट क्लेम किया है वो जेन्युइन है। अगर जनरल टायर फेल हो जाए अपनी रिटर्न जमा करवाने में फरवरी के आखिरी दिन तक, ये तो लाइन मैंने आपको बता दी है ना, ये तो लाइन मैंने आपको बता दी है ना,
ये तो रेपिटेटिव लाइन है ना, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ा। आप बोले अगर होंडा और चपेड़, अगर जनरल टायर फेल हो जाए अपनी रिटर्न जमा कराने में, तो इनवॉइसेस इशूड बाय जनरल टायर विल बी डिलीटेड बाय फ्रॉम होंडा रिटर्न, द लायबिलिटी ऑफ बायर विल बी कैलकुलेटेड विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट। अब भी कच्ची रिटर्न पक्की होगी। आपने देखा है इधर भी लिखा हुआ है शेल बी टेकन एज वैलिड, और इधर भी लिखा हुआ है बिकम्स वैलिड। लेकिन इधर वैलिड कराने के लिए क्या शर्त है? वो सेल्स टैक्स जो इनपुट वाला बने ना वो जमा करवाए। यानी ऑटोमेटिकली जब वर्किंग वन का इनपुट कुछ आप डेड करेंगे तो फेस पे फिगर थोड़ी जाएगी, जब फेस पे फिगर थोड़ी जाएगी तो इनपुट कम माइनस होगा तो पेएबल टू गवर्नमेंट बढ़ जाएगा। दैट इज अ मिस्टेक बाय आईकैप, पैरा नंबर 4 उसने डाल दिया गलती से आपके सिलेबस में। ये ने जनवरी फरवरी नोट कर लिया था आपने, और ऐसे ऐसे भी लाइन खींच ली थी। यहां तक की बात कर रहा है वो कुछ इसमें। Dolens deducted sales tax of Honda ₹36 on purchase of 200। डॉलेंस को वैसे परचेज अगर करने गया है, मुज़ाकरात चल रहे हैं हाइब्रिड में दोनों आखिरी रोज में, मेरी भी सुन लें, असी भी सुनाना है, फिर मैं सुनाइया तो तुम माइंड करो। अच्छा सॉरी अटेंटिव रहना। अच्छा डॉलेंस होंडा से परचेज करने गया चीज़ें, डॉलेंस को चाहिए जो 236 रुपये दे और कंबल लेके सो जाए, 36 रुपये होंडा गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराएगा। यही पड़ा हुआ है, ये आखिरी दिन चल रहा है, कुछ हाँ हूँ कर दे, पता चले आए भी नहीं पता थानू, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे ना पूरे पूरे, यही नहीं पता। तो डॉलेंस होंडा से चीज़ें खरीदने गया, डॉलेंस को चाहिए कितने पैसे दे? 236। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जो मैंने कहा था ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक दो जगह लिखा हुआ है कि टैक्स कटेगा। तो डॉलेंस को हुकूमत ने कहा यार होंडा को 236 ना दो, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ऐसा समय लग रहा है, तो ऐसा करो इसका 36 टैक्स काट लो, 200 इसको दे आओ और 36 जो है ना हमारे खजाने में लाके जमा करवा दो। डॉलेंस ने कहा ठीक है बिल्कुल। अब होंडा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तो उसको यह इजाजत है कि अपना आउटपुट पहले शो करे 36, फिर वो माइनस कर दे 36 और हुकूमत को कहे मैंने आपको अब ये नहीं देना, आमतौर पे देना होता था, अब तो ये किसी और ने मेरा जमा, और इनपुट इसमें से नॉर्मल तरीके से माइनस होगा और बाकी सारी कहानी चलेगी, उसकी हमें टेंशन नहीं है। वो आगे चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, आई एम स्टिल सेइंग, ये लाइन भी उससे गलती से डल गई आई कैप से, बस ये था इस लाइन में लिखा हुआ। होंडा को ये 36 माइनस करने की इजाजत है अगर डॉलेंस ने ये 36 हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिया है और होंडा ने पहले इसको अपनी सेल में डाला है और फिर डाल के निकाल दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है। डिविडेंड में भी तो हम यही करते थे, डिविडेंड का टैक्स विद होल्डिंग क्या होता था, पहले ऐड करते थे फिर लेस करते, तो ये भी विद होल्डिंग वही है, ये आपका बना लेकिन पहले ही किसी ने जमा करवा दिया है। अब सिंपल सी बात सोचें, होंडा ने चीजें बेची 236 की, व्हाट इज आउटपुट? 36। व्हाट इज आउटपुट? 36। होंडा ने जाके गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराया क्योंकि डॉलेंस ने जमा करा दिया था, तो होंडा ये ले ले, माइनस कर ले यहां से, आउटपुट ही 0 हो गया इसका। पहले जरा अंग्रेजी समझिएगा फिर नोट कीजिएगा। अभी छोड़ होंडा can only claim sales tax withheld
by Dollins if he declares the sale in his return. Honda can only claim the sales tax withheld. ये claim कर रही है. If he declares the sale, कहते हैं पहले शो कराओ सेल को, फिर क्लेम भी कर लो, कोई मसला नहीं. तो माइनस वाले का नाम क्या है? क्लेम. और प्लस वाले का नाम क्या है? डिक्लेयर. डिक्लेयर मीन पहले मुझे बताओ कितना बनता है. क्लेम मीन्स अब दावा करो कि ये पे हो चुका है, माइनस कर लो. तो पहले वाला 36 क्या है? डिक्लेयर. और दूसरे वाला 36 क्या है? ये क्या है? डिक्लेयर. और ये क्या है? क्लेम. अब जरा फिक्रा पढ़ने की कोशिश करें. अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली माइनस द सेल्स टैक्स विदहेल्ड. क्लेम का मतलब क्या लिख लें? माइनस. अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली माइनस द सेल्स टैक्स विदहेल्ड इफ ही शो द सेल्स टैक्स इन हिज रिटर्न. पहले सेल अपने रिटर्न में शो कर दो, फिर माइनस कर लो. Otherwise, the sales tax withheld and reduction in output will not be allowed. Otherwise, reduction in output is not allowed. ये reduction in output ही है ना यार, और क्या है? Otherwise, it will not be allowed. ये तो repetition है. Sales tax withheld and reduction in output. जो sales tax आपका कटा है या जिसे output की reduction कहा जा सकता है, that is not allowed. अब I hope समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा. बैलेंस ना पे करे तो फिर भी डेड हो सकता है. यहां लिखा नहीं हुआ. नोट कर लिया? हो गया? फिक्रा याद कर लें यार. A registered person can only claim sales tax if he declares the corresponding sale in his. Otherwise, the sales tax withheld and reduction in output will not be allowed. चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था नील रिटर्न. नील रिटर्न उसने जमा करानी होती है जिसका इस महीने का कोई टैक्स ना बनता हो. अगर किसी का बिजनेस 2-3 महीने बंद है तो भी रिटर्न जमा करवाएगा, उसका नाम क्या होगा? फिर हमने रेजिडुअल इनपुट पढ़ा था. रेजिडुअल इनपुट का मतलब है ऐसा इनपुट जिसको वर्किंग 2 में लेके जाके 2-3 सेलों में क्या करना होता है? अपोर्शन करना होता है. फिर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने कंप्यूटर सिस्टम के जरिए देनी है और इस इलाके में जाके देनी है. ये जुरिस्डिक्शन के नाम से सवाल आएगा कि रजिस्टर कराने के लिए आपकी जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी है. इसके बाद हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने पड़ेंगे. फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन तो कहीं और जाके हमने पढ़ा था. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फिर हमने पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपको कंपल्सरी रजिस्टर करने से पहले नोटिस भेजा जाएगा, अगर नोटिस का रिप्लाई आ गया तो केस सुन लेंगे, ना रिप्लाई आया तो आपको ज़बरदस्ती रजिस्टर कर देंगे. फिर आपने पूरे लॉ को मानना है. एंड पे आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे बुला के अगर पता चला कि आपको रजिस्टर नहीं करना था और कर दिया. चेंज इन पर्टिकुलर्स में पढ़ा था कि नाम एड्रेस वगैरह बदलना हो तो कंप्यूटर सिस्टम को आप 14 दिन में बता दें, वरना कमिश्नर खुद भी मॉडिफिकेशन कर सकता है. ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन के नाम से आएगा पेपर में. हाइब्रिड में बातें क्यों हो रही हैं लास्ट रो में? ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन के नाम से आएगा पेपर में.
और इसमें ये आप एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप ये वाली रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर में नहीं डाल सके रूल 5 वाली, या चेंज इन पर्टिकुलर्स वाली नहीं डाल सके, तो ऐसी सूरत में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कंप्यूटर के उसके पास चले जाएं, कमिश्नर के पास, वो 3 दिन में 72 घंटे में कंप्यूटर के अंदर एंट्रीज कर देगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर्स को आप क्या करवा लें, कैंसिल करवा लें। ये सवाल अलग आता है कि वो कौन सी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप अपने आप को डी रजिस्टर करवाएं, और डी रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है। ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन की तरफ आते हैं। अगर आप फेडरल एक्साइज और सेल्स टैक्स दोनों के रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो फिर आप बता दें कि हमारी मेजर एक्टिविटी कौन सी है, उसकी वाली रिटर्न आपसे जो है वो फिर ले ली जाएगी उस दिन के मुताबिक। और 30 सितंबर फाइनल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख है। ये कंपनीज के लिए है, सिर्फ जो मर्जी कंपनी हो, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग 18 तक आप कर सकते हैं। एनबीपी में आपने जो है वो टैक्स जमा कराने नेशनल बैंक में, और रिटर्न अब इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होती है पाकिस्तान में, बस मैनुअल फाइल करने का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर बायर ने रिटर्न जमा करा दी, सेलर ने जमा नहीं कराई, तो बायर की रिटर्न कच्ची समझी जाएगी। हाँ, अगर सेलर जमा करा दे महीने के एंड तक तो वो पक्की हो जाएगी, और अगर सेलर महीने के एंड तक जमा ना कराए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो, आप क्या बातें हो रही हैं आपस में, सेलर अगर रिटर्न जमा ना करवाए इस दिन तक तो फिर जो है वो बायर को कहा जाएगा आपका इनपुट डेड है और आप उस पर टैक्स जमा करवा दें, फिर आपकी कच्ची रिटर्न पक्की समझ ली जाएगी। और अगर किसी ने आपका टैक्स काटा है तो बिल्कुल उसको माइनस कर लें, आपको इजाज़त है। शर्त यह है कि आप उसको पहले सेल के तौर पे शो करें, तो फिर किसी ने जो आपका टैक्स काटा है उसको माइनस कर लें। अगर रजिस्टर्ड बंदे ने रजिस्टर्ड बंदे को चीज़ें बेची हैं तो फिर बायर नोट भेजेगा और उस नोट का नाम होगा डेबिट नोट। और अगर रजिस्टर्ड बंदे ने अनरजिस्टर्ड को चीज़ें बेची हैं तो फिर सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा, और सेल प्राइस बढ़ने पे सेलर डेबिट नोट इशू करेगा, और सेल प्राइस कम होने पे सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा। इधर रिस्पॉन्स भी आएगा। अगर सेम महीने में चीज़ें वापस हो जाएं जब प्राइस कम हो जाए तो उतना इनपुट माइनस ना करें, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं उसका। और अगर आप इनपुट पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं तो अगले महीने इनपुट कम या ज़्यादा कर लें डिपेंडिंग अपॉन द नोट। और अगर आप आउटपुट पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं और बाद में कोई सिनेरियो हो गया तो आउटपुट कम या ज़्यादा कर लें, लेकिन इसमें एक शर्त है कि एडजस्टमेंट 180 दिनों में हो सकती है, 180 दिनों के बाद नहीं हो सकती। लेकिन अगर सेलर कभी रिक्वेस्ट कर दे, जिसमें हुकूमत को नुकसान हो, लेकिन सेलर अगर रिक्वेस्ट कर दे तो 180 दिनों से ज़्यादा भी टाइम मिल सकता है। चीज़ें अगर तोड़ दी हैं तो उसका इनपुट डेड हो जाएगा, लेकिन एक फ़ायदा होगा कि ये चीज़ें जो है अगर आपने तोड़ी हैं और कमिश्नर की इजाज़त से और असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में तोड़ी हैं तो इनपुट डेड हो जाएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि इसको सेल में नहीं डालेंगे वो, वरना वो कहेंगे ये चीज़ें तोड़ी नहीं, आपने गायब कर दी हैं, इसको सेल में डालें, ये वरना बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। टोयोटा गाड़ी वाले को तो इनपुट सारा माइनस करने की इजाज़त है, ताज कंपनी का इनपुट सारा डेड है, लेकिन अगर किया गाड़ी वाले कुरान और गाड़ियाँ दोनों बेच रहे हैं तो फिर इसका इनपुट को अपोर्शन करना पड़ेगा, और अपोर्शन हुए हुए का नाम रखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जिसको अपोर्शन करना है उसका नाम रखना है रेजिडुअल इनपुट। अगर आप ये 7-8 जुर्म करें तो आपको सज़ा ये मिलेगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर दी जाएगी, सस्पेंड। रिटर्न ऑर्डर सस्पेंशन का आपके घर आ जाएगा, और अगर 6 महीने रिटर्न जमा ना कराएं तो भी आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर दी जाएगी, सस्पेंड। जब आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी तो इसके 2 असरात पड़ेंगे। एक ये कि आपके बायर और सेलर्स के खिलाफ भी केस शुरू हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा करना है तो कमिश्नर चीफ कमिश्नर को बताएगा। और इनपुट 2 डेड होंगे, एक तो सस्पेंडेड पर्सन का डेड होगा जनरल टायर का, और एक डेड होगा होंडा का जिसने उससे टायर खरीदे में। सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर, बोलें हाइब्रिड में बातें हो रही हैं, सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर
देखें ना, सारी क्लास का टाइम जाया होता है इस तरह जितने बच्चे बैठे होते हैं। सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर कमिश्नर आपको क्या भेजेगा? शो कॉज। तो ये सीधी सीधी सी बातें होती हैं, पेपर में 5-7 नंबर का सवाल आता है, बाद में आए कहते हैं ये सवाल छूट गया जिसकी वजह से सर मेरे 47 नंबर आए हैं। एक बच्चे के मिला 48 नंबर आए टैक्स में, क्या वो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन छोड़ के गया हुआ था। अब वो अगर याद होते तो सीधे सीधे थे, वो रह गए। पता नहीं अटेंटिवली चीज़ों को क्यों नहीं लेते। सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिन के अंदर कमिश्नर आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा, जिसमें आपको कहेगा कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पास आके हियरिंग करो। अगर आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड ना किया, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई ना किया और ना गए, तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या अगर ये 3 हरकतें भी आपने की तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कमिश्नरी शो कॉज नोटिस भेजना भूल गया 7 दिन के अंदर, तो फिर सस्पेंशन ऑर्डर वॉइड एब इनिशियो होगा। अगर आप पते पे मौजूद नहीं है तो नोटिस को लगा दिया जाएगा किसी जगह पे। जब शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आ जाए और कमिश्नर मुतमईन हो के कोई मसला नहीं है आप, तो ठीक है, फिर कमिश्नर आपकी सस्पेंशन रिवोक कर दे, खत्म कर दे। और अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर कमिश्नर आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। ब्लैकलिस्टिंग के ऑर्डर में ये बातें लिखी होंगी। द ऑर्डर ऑफ ब्लैकलिस्टिंग इशू किया जाएगा 90 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? सस्पेंशन ऑर्डर। सस्पेंशन ऑर्डर के 15 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के बाद 15 दिनों में हियरिंग होगी, और शो कॉज नोटिस से ही आगे 90 दिनों के अंदर क्या भेज दिया जाएगा आपके घर? ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। आगे तो वो चर्चा करना था कि किस किस को बताएंगे और उसके क्या क्या असरात होंगे। अच्छा जी, तो सादा सी तरतीब हमें क्या पता चली है? सस्पेंशन ऑर्डर, शो कॉज नोटिस, इसी में आप हियरिंग भी डाल लें, और इसके बाद ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। ये कितने दिनों में होगा सस्पेंशन ऑर्डर के शो कॉज नोटिस? शो कॉज नोटिस के बाद हियरिंग के लिए कितने दिनों में जाना है? और शो कॉज नोटिस के कितने दिनों में ब्लैक लिस्टिंग होनी है? 90 दिनों में। चलें जी, कर लिया नोट? भाई अब आपसे मैं क्या कहूँ, तैयार होके अच्छे से कपड़े पहन के और साथ जो है वो नहा धो के तैयारी शैरी करके आपने जो है वो कल आना है लॉजिक के चैप्टर के लिए। नींद पूरी होना ज़रूरी है। आज का कहा था, चलिए आज भी तैयारी की हुई है माशाल्लाह। आज तो मुझे कोई कपड़े ऐसे नहीं लग रहे कि लॉसेस वाले लग रहे हों, तो इसलिए ओके। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिसीव हुए मुझे 1 मार्च 19 को। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कब रिसीव हुए? 1 मार्च 19 को। अच्छा, शो कॉज नोटिस इशू नहीं हो सका 8 मार्च तक। शो कॉज नोटिस इशू करना भूल गया है कमिश्नर, बताएं क्या हो जाएगा? क्या चीज वॉइड एब इनिशियो होगी? ऑर्डर ऑफ विल बिकम वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रिसीव हुआ 1 मार्च को। शो कॉज नोटिस इज इश्यूड बाय 8 मार्च। 8 मार्च तक क्या इशू हो गया है? शो कॉज नोटिस। टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज? नो, टैक्स पेयर ने 15 दिनों में रिस्पॉन्ड नहीं किया। ढूंढे क्या होगा? टैक्स पेयर ने 15 दिनों में रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप लोग कल घर से पढ़ के आए हैं, क्या होगा? उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट। शो कॉज नोटिस आ जाए और आप 15 दिनों में रिस्पॉन्ड ना करें तो क्या क्या मसला होगा इससे?
taxpayer responded in 15 days. He will be taxpayer responded in 15 days. Yes, reply is, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हो गया, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री, if the commissioner he may, if reply is satisfactory, order of suspension will be revoked. And if reply is satisfactory, no, तो offense is, फिर क्या होगा, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा 90 दिन में। और आपको क्या कर दिया जाएगा, एक और बात पड़ी थी, अगर कमिश्नर ही ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर देना भूल जाए 90 दिनों के अंदर, तो शो कॉज नोटिस क्या समझ लिया जाएगा, ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर नॉट इश्यूड इन 90 डेज, शो कॉज नोटिस शैल बिकम, याद है ये बात। चलें, गिव अ 1 मिनट, गिव इट 1 मिनट अगेन। वो भी तो फारिग थी तो। अच्छा जी, सस्पेंशन ऑर्डर के बाद क्या इशू होना चाहिए, कितने दिनों में, 7 दिनों के बाद टैक्स पेयर को कितने दिनों में रिप्लाई करना चाहिए, 15 दिनों में। और शो कॉज नोटिस के कितने दिनों में कमिश्नर को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। अब यहां से असल में सारी बात चलाएं। 2 सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिनों में शो कॉज नोटिस, भाई अटेंटिव, इनको ये कौन सा सीए हो रहा है, सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिनों में शो कॉज नोटिस इशू करना भूल गया कमिश्नर, लॉजिक पे जवाब दें। सस्पेंशन ऑर्डर यहीं रहे, सस्पेंशन ऑर्डर के 7 दिनों में शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, शो कॉज नोटिस इशूड बाय 8 मार्च। अब कहानी को फिर आगे चलाएं। अब टैक्स पेयर के कोर्ट में है बॉल, टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन, टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड नो। आप बताएं क्या करें, टैक्स पेयर ने 15 दिनों में रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्या करें, ब्लैकलिस्ट कर दें, बस खत्म। और अगर टैक्स पेयर ने 15 दिनों में रिस्पॉन्ड कर दिया और रिप्लाई सेटिस, लॉजिक पे जवाब दें, फिर अब क्या करें, टैक्स पेयर रिस्पॉन्डेड इन 15 डेज, यस, एंड रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी, यस, क्या करें, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को क्या कर लें। और अगर टैक्स पेयर ने रिप्लाई किया 15 डेज में लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी, तो फिर आप इसको क्या कर दें, ऑफेंस नहीं, ऑफेंस कंफर्म हो गया। अब अगर 90 दिनों में आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कर दिया, और अगर 90 दिनों में कहना भूल गए तो फिर अब शो को उन्होंने कोई सीयत नहीं, अब वो मजे करें। ओके जाए, ओके गाय। पेज 528 आप नोट करें, आज हम क्या पढ़े। अच्छा, पेज 528। सिक्स शेड्यूल की चीजें, लाइव एनिमल्स, लाइव पोल्ट्री, मीट ऑफ एनिमल्स, शीप, फिश, एग्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, होली कुरान भी डाल सकते हैं, ये एग्जाम चीजों की मिसालें हैं। अच्छा, आई कैप ने एक अटेम्प्ट में पंगा लिया, आई कैप को ये पंगा लेना नहीं चाहिए। 5th शेड्यूल में 0 रेटेड चीजें हैं और 6th शेड्यूल में एग्जाम्प्ट हैं। और 3rd शेड्यूल में कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर किस पे टैक्स लगना है, रिटेल। ये 3 ही शेड्यूल है हमारे। एक पता नहीं 10th भी लिखा हुआ था एक जगह पे, और वो तो बस फिर है, आप क्या करें उसका। अच्छा, 0 रेट सेल तो आपको पता है एक्सपोर्ट्स होती हैं या कोई भी होती हैं, सप्लाई टू डिप्लोमेट्स भी 0 रेट होती हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, जोन्स आर इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था
मैं आपको कहता था ये एक बंदा चीजें एक्सपोर्टर को बेच रहा है, तो हम आपस में लड़ते थे कि इसको 18% पे डालना है या 0% पे डालना है। किसी को याद हो नतीजा क्या निकालते थे? 18% पे डालना है। और इसका जवाब उर्दू में वन वर्ड में क्या देते थे? हम एक्सपोर्टर नहीं है। सेल टू एक्सपोर्टर का मतलब यह है कि 18% पे डालें, क्योंकि हम एक्सपोर्टर नहीं है। एक्सपोर्टर कौन है? अगला बंदा। ये 2 दफा क्लास में बात हुई है, दोनों की मैं फिक्रे बोलने लगा हूं आपके सामने, थोड़ी सी जरा ज्यादा टेंशन चाहिए। एक दफा हमने बोला था सेल टू एक्सपोर्टर, और एक दफा हमने पढ़ा था सेल टू एन एक्सपोर्टर हु इज अ रिटेलर। जो रिटेलर है आगे उसने एक्सपोर्ट करनी है चीजें। तो इस सबको मैंने कहा था 18% में डालें, क्योंकि ये सेल टू एक्सपोर्टर है, ना कि हम खुद एक्सपोर्टर हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किए हुए हैं, जैसे सियालकोट के अक्सर इलाके हैं, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पाकिस्तान ने डिक्लेयर किए हुए हैं, अगर उनको आप रॉ मटेरियल या गुड्स बेचें कोई जिनको उन्होंने आगे मैन्युफैक्चर करना हो, तो फिर आपकी सेल भी 0 रेट होगी, हालांकि ये लोकल सेल है। आप जो है वो सियालकोट में किसी के पास गए और उसको कहा यार लकड़ी मेरी तरफ से ले लो, उसने कहा चलो हॉकी और बैट मैं बना लूंगा और मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अगर वो एरिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर था, जिसको हुकूमत ने जोन करार दिया हुआ है, कि दिया होगा किसी को करार, फिर आपकी सेल भी 0 रेट। इससे पहले अल्लाह का शुक्र है सवालों के सोल्यूशन नहीं बदलने पड़ेंगे, वो बिल्कुल सही किए थे। एक सवाल में लफ्ज लिखा हुआ था सेल टू एक्सपोर्टर, उसको डाल दें आप 18% में, नो प्रॉब्लम। एक सवाल में लिखा हुआ था सेल्स टू एन एक्सपोर्टर हु इज रिटेलर, उसको भी डाल दें 18% में, क्योंकि उसको फिनिश गुड्स बेची हैं, उसको रॉ मटेरियल नहीं बेचा। लेकिन ऐसे जोन का लफ्ज आएगा, ऐसा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जिसको आप रॉ मटेरियल बेच रहे हो, तो आपकी सेल भी 0 रेट। अब ये क्या है, ये तो नहीं याद करना है। अब ये पॉइंट 2 अगर आई के अपने गलती से टेस्ट कर लिया तो इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। वो समझाया भी जाता है, ये इनके शेड्यूलों की चीज़ें ना पूछा करो। सेल मेड टू एक्सपोर्टर अंडर ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन रूल्स, इस तरह का कोई लफ्ज़ आ गया। या सेल ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स और गुड्स और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन गवादर फ्री जोन एंड एक्सपोर्ट देयर ऑफ। गवादर फ्री जोन भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तरह एक जोन है बस, तो वहाँ भी जो है वो अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं तो 0 रेट है। हालांकि ये आप लोकल सेल कर रहे हैं, सारी पाकिस्तान में है, फिर भी ये ज़बरदस्ती क्या होगी? 0 रेट। ये एक अजीब सी चीज़ थी। चलें, अच्छा माय डियर वो निकाल लें, अल्लाह आपका भला करे। न्यूमेरिकल एक कर लें, बाकी एक छोटी सी चीज़ इस चैप्टर में और रहती है, वो मैं भी करवाता हूँ। याद करने वाला तो कुछ भी नहीं है, वो 4-5 लाइनें पढ़ी हैं बस। कम से कम चैप्टर 21 की रिवीजन का आपको फ़ायदा हो गया होगा। चैप्टर 21 में ज़रा याद आ गया होगा हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पेज 600। आज हमारी होती है दूसरी मुलाकात, कितने बजे है? 1:50 पे है। आपको जल्दी फारिग कर देंगे लास्ट टाइम की तरह, 15-20 मिनट में। वो वादा ही क्या, जो 1:55 पे कर लेना। आप लोग आते आते भी खरामा खरामा होली होली निकलते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अभी भी बच्चे ऐसे मुझे मिले हैं जो बाहर खड़े होकर दोस्त का वेट कर रहे होते हैं, हालांकि अब इतने दिन नहीं रह गए कि दोस्त को लिफ्ट कराई जाए। जायद एंटरप्राइज रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जेडी इज इंगेज्ड, बस असी रह गए हैं, सारे हो गए हैं। जेडी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। उस मैन who recently joined ZD as an officer has prepared the following computation of sales tax, have prepared the computation। लो जी, उन्हें सेल्स टैक्स भी काट लिया था सारा, और ये कर के ये उसका इनपुट है, ये उसका आउटपुट है। तो इसने आउटपुट में से इनपुट सारा का सारा माइनस किए और जवाब के साथ नेगेटिव नहीं लिखा, कोई मसला नहीं, क्योंकि इधर इसने रिफंडेबल लिख दिया।
इसने क्या, मेरा आउटपुट है 39.06, मेरा इनपुट है 46.22, इसलिए मेरा रिफंड बन रहा है 7.16। इन द लाइट ऑफ खाला जी के सेल्स टैक्स एक्ट मेड बाय खालू जी, प्रिपेयर करेक्टेड कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स। कमेंट नहीं करने, कमेंट नीचे हैं। ऑल्सो स्टेट द रीजन ऑफ इग्नोरिंग द ट्रांजेक्शंस इफ एनी व्हाइल कंप्यूटिंग द करेक्टेड सेल्स टैक्स इन पार्ट ए। जिन चीजों को इग्नोर किया उनको डैश डाल के फेस पे भी बताओ, वो तो बताते ही हैं, हमारी आदत है, रिक्वायरमेंट ए में कर देंगे वो हम, लेकिन उनकी रीजंस अंग्रेजी में लिख के बताओ जिनको इग्नोर किया है। इग्नोर वो चीजें होती हैं जिनको हम डैश डालते हैं सवाल में, तो उनका आप रीजंस बताओ और बाकी आप जो है वो सवाल सॉल्व करो हाइब्रिड में बातें करते हुए, दूसरों को डिस्टर्ब करो। अपना रजिस्टर निकाल लें और दोनों कोनियों से ना दाएं वाले को और बाएं वाले को परां परां कर दें, उसे कहें अब ज्यादा मुझे लिफ्ट ना कराना तुम। डस्टर, ये वो बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, यार इतना टाइम जाया किया तुमने डिसीजन मेकिंग में। वर्किंग वन, इट पुट इन पुट, इट पुट, ball is coming and flying and I catch it. Yes, you got it. चूहा नीचे गिर गया भाई, चूहा नीचे गिर गया, अल्लाह के बंदो चूहा नीचे गिर गया। And you're supposed to catch it, man, 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 oh man. Sorry, that was an error on my part. I was not aware of consequences. Okay. भाई अटेंटिव रहो ना इधर। मुझे लगता है कि हमारे सॉल्यूशंस में अनरजिस्टर्ड की सेल ऊपर ठोकी होती है हमने, ऐसा ही है, सॉल्यूशंस में अक्सर अनरजिस्टर्ड की सेल ऊपर गई होती है। ओके, ये साथ वाले चीनमीन को चुप करा दें, वरना इस चीनमीन को मैं सेट करता हूं, फिर एंड तक चीनमीन लगा रहता है। कल के पूरे दिन की बातें बताए बगैर इसका टिड होला नहीं होता। ये जो लोग बातें करते हैं ना, ओए तुम्हें पता है, और फिर शुरू हो जाते हैं, तो इनके पास ज्यादा ना बैठा करें, जस्ट वेस्ट टाइम। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड, परचेज फ्रॉम कितना भाई, और उसने लगाया हुआ 18%, चेक करना है तो करते रहे साथ साथ। उसने लगाया हुआ 18%, 18% ही लगा हुआ है। पहले उसने प्राइस लिखी है, फिर उसने सेल्स टैक्स लिखा है। नहीं, इंक्लूड तो किसी में कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट सॉल्व होगा सवाल। परचेज पे 18 लगा हुआ है, साथ साथ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 21 दिसंबर को हमने चीजें परचेज की थी, लेकिन ये गलती से दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो अब जून में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं हम। बताएं भी, सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें क्या कहती हैं कि दिसंबर की भूली हुई परचेज, इसमें दिन नहीं गिनने होते ना, ना ना, यहां महीने गिनने होते हैं। जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो, मार्च में कर लो, अप्रैल में कर लो, मई में कर लो, जून में कर लो, करने दो, कर लो, कोई मसला नहीं। ये इनपुट जो भूला हुआ है कितना, 1.8। बस आज मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा। डन। दिसंबर की भूली हुई परचेज अगले 6 महीने में रिकॉर्ड हो सकती है, दिसंबर को नहीं काउंट करना इसमें। ये पढ़ा था ना सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें। हाँ, गैस बिल पेड इन कैश, यूटिलिटी बिल्स कैश में पे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। कितना, बिजली का बिल है रेंटेड प्रेमिसेस का, शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड, ये मसला है।
पेज 500 पे 15 पे हमने पढ़ा था, और इन केस ऑफ बिजली का बिल बियरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस, उसका अपना एड्रेस होना चाहिए, उसका अपना नाम और एड्रेस होना चाहिए। और इधर रेंटेड प्रेमिसेस है, इस पे किसका नाम आ रहा है? लैंडलॉर्ड का। तो इसलिए इस परचेज को क्या करेंगे? डेड करेंगे। तो पहले इसको डेड करें। पर्टिकुलर्स किसके होने चाहिए? किसी और बंदे के होने चाहिए बिल पे, या हमारा नाम लिखा होना चाहिए? तो रेंटेड प्रेमिसेस का डेड करें। अब ऐसा करें, एक नया सफा खोलें आगे जाके, जिसमें पॉइंट बी भी सब पीछे जाके नहीं, आगे जाके। बेशक चलिए, वर्किंग्स के बाद भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बी कर रहे हैं ना, वर्किंग्स तो रिक्वायरमेंट ए के लिए है। तो आगे जाके रिक्वायरमेंट बी के लिए नया सफा खोलें। रीजन इसकी लिख जाएं साथ, या फिर एक नोट करते रहे बाद में रीजन लिख लेंगे? चलें साथ साथ लिखते जाएं। रीजंस उनकी लिखनी है, रीजंस उनकी लिखनी है जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो इसको इग्नोर किया ना, डैश डाला है, इसकी रीजन लिखनी है। जिस चीज के लिए डैश डालेंगे उसकी रीजन लिखेंगे। लिखें फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, for electricity bill the bill must bear his registration number. For electricity bill the bill must bear, bill पे लिखा होना चाहिए, his registration number and address. However it is showing landlord's particulars, however it is showing landlord's particulars, therefore it is, हाइब्रिड में लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे, therefore it is inadmissible, इसलिए ये इनएडमिसिबल है। चलें जी आगे। डेबिट नोट डेटेड 20 जून 2022, आज कोई याद करने वाला नहीं है, इसलिए दूसरी क्लास में भी कोशिश करेंगे 20-25 मिनट को न्यूमेरिकल कर लें। डेबिट नोट डेटेड 20 जून 2022 इशूड टू अ सप्लायर फॉर अ सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 31 मार्च 2022। अच्छा, मेरे ख्याल से तो आप बस सिनेरियो सोच लें कौन सा है, बाकी 180 दिनों की टेंशन ना लें, हुकूमत को फायदा या नुकसान भी ना सोचें, क्योंकि चाहे हुकूमत को नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, 180 तो वैसे ही पूरे नहीं हुए। ठीक है, चलें पूरा सोच लें। पहले ये सोचें ये सिनेरियो कौन सा है, जरा जल्दी बताएं ना, आपकी किताब पे लिखा हुआ है, मैं सिनेरियोज निकाल लूं। भाई एक बात तो याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, बात किसकी हो रही है? इनपुट की। तो हम कौन है? बायर। हमने इशू किया है, हमने इशू किया है डेबिट नोट इशूड टू आ, बाय तो आस है ना, डेबिट नोट इशूड टू अ सेलर, डेबिट नोट इशूड टू अ, हम कौन है? दोबारा देखें, हम कौन है? बायर। डेबिट नोट इशूड टू अ सेलर, समझ आ गया? अब जाके देखें, इधर भी डेबिट नोट इश्यू करते हैं, इधर भी डेबिट नोट इश्यू करते हैं। हाँ, जो मर्जी डेबिट नोट हो, परचेज कम करनी है। पहला सिनेरियो भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। लाइन लाइन पढ़े ना, देखें, डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर बाय अस, तो डेबिट नोट इशूड, हमने कौन सा नोट इशू किया है?
ना ना ना, ये इसकी बूटी बना के नहीं लेके जानी, ये याद करना है डब्बा खोल के मैं चिपीन याद करने, ये हो गया मैं याद आपको। ये और बात है, जब खोलता हूं तो आपको ख्याल आता है अच्छा इस तरह भी देखना था। तो बोले डेबिट नोट इशूड बाय अस, डेबिट नोट हमने इशू किया है। अब मुझे बता दें इन दोनों सिनेरियोज में परचेज क्या हो रही है? परचेज कम होने से इनपुट कम होने से कीमत को बढ़ने से नुकसान होता है, कम होने से कीमत को। तो 180 दिन की लिमिट भी नहीं है, जब मर्जी नोट इश्यू करें, कोई मसले की बात। लेकिन इधर वैसे दिन 180 वैसे तो पूरे हुए भी नहीं इधर। और इसने ऐड किया हुआ है, हालांकि इनपुट कम होना है। तो लिखें इनपुट क्या होगा? कम। 180 दिनों में करें जब मर्जी। सिनेरियो कौन सा है? सिनेरियो 1 और 4। डेबिट नोट जी बोलें 1 पॉइंट, मैंने सेलर वाला डब्बा काटा क्यों था? क्योंकि डेबिट नोट इशू हमने किया है या रिसीव किया है? इशू किया है। इशू किया तो फिर बायर है ना हम। अच्छा भाई 3 जून को हमने पेमेंट की है एक ऐसे परचेज की जिसकी इनवॉइस आई थी 5 अप्रैल को। तो मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था कि परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं? इफ ही होल्ड्स अ इनवॉइस, जब आपके हाथ में इनवॉइस है आप परचेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो परचेज तो ये नहीं कि चीजें, इनवॉइस आमतौर पे चीजों के साथ आती है। तो मुझे ये लग रहा है कि अप्रैल में इनवॉइस भी आई है और अप्रैल में 7 गुड्स भी आई हैं। इनवॉइस भी आई है और अप्रैल में ही आमतौर पे बिल कब मिलता है आपको? चीजों के साथ। तो अप्रैल में चीजें और बिल आया, मई जून 2 महीने बाद हमने पेमेंट की। अब मुझे बताएं ये अप्रैल की परचेज बन रही है या जून की परचेज बन रही है? एक थ्योरी का सवाल आया पेपर में, ये समझे, थ्योरी का सवाल आया पेपर में। अभी तो हम जून का न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, थ्योरी का सवाल आया पेपर में। थ्योरी में पूछ रहे बताओ यार इस परचेज को कहां डालूं? सवाल सादा सा है, आई हैव परचेज गुड्स इन अप्रैल, आई हैव रिसीव्ड इनवॉइस इन अप्रैल, आई हैव मेड पेमेंट और 2 months लेट इन जून। बताएं कब की परचेज है? So it is a purchase of April. It should not be recorded in June. हाँ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि we inadvertently forgot, हम गलती से भूल गए थे अप्रैल में रिकॉर्ड करना, फिर जी आया ना, फिर कोई मसला नहीं यार, फिर जून में रिकॉर्ड कर लो, अभी तो 6 महीने पड़े। ये कहीं लिखा हुआ हम भूल गए थे अप्रैल में रिकॉर्ड करना। सो दिस इज अ परचेज ऑफ अप्रैल व्हिच वुड हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन अप्रैल। अब जून में जबरदस्ती रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। चीजें पेमेंट पे रिकॉर्ड होती हैं या परचेज करके इनवॉइस होल्ड करने पे? परचेज करके इनवॉइस होल्ड होने पे परचेज रिकॉर्ड हो जाती है बस। परचेज के लिए कौन सी पेमेंट शर्त है? परचेज के लिए पेमेंट शर्त तो नहीं है। और हमने एक दिन वाजे पढ़ा था क्रेडिट परचेज भी माइनस हो जाती है, हमने पढ़ा था ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इनपुट ऑन सेल मेड और नहीं, इनपुट पेड और पेएबल सब। तो भाई परचेज में भी वही रूल है अर्लियर वाला, परचेज में भी वही रूल है अर्लियर वाला जो सेल में रूल है। सेल में होता है ना पैसे या चीजें डिलीवर हैं जो अर्लियर, तो परचेज में भी यही है, जब चीजें आ गई लेकिन साथ बिल पकड़ा होना जरूरी है। सेल में ऐसी शर्त नहीं है बिल पकड़ाओ, परचेज में शर्त है आपके पास क्या होना चाहिए? बिल होना चाहिए। तो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अप्रैल में इनवॉइस आई है, इट इज द परचेज ऑफ अप्रैल। सो जून में इसने डाला हुआ है परचेज में, इसको इग्नोर कर दें। परचेज ऑफ अप्रैल इग्नोर करें।
यार एक सजा होती थी, वो होती थी 180 दिन में पेमेंट ना हो। तो ये तो कोई 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो गई है क्रेडिटर को, देखें जरा, पेमेंट हो नहीं गई, ये तो 2 महीने के अंदर पेमेंट हो गई है। वो एक लाइन हमने पढ़ी थी कि अगर क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट ना हो तो ये जुर्म है, तो इधर ये वाला जुर्म तो कर ही ना रहा बेचारा। अब पार्ट बी में जाके लिखें, एज वी होल्ड द इनवॉइस इन अप्रैल so it is a purchase of April. As we hold the invoice in April, पार्ट बी में जाके लिखे ना, as we hold the invoice in April of ₹70, जरा ये भी लिख देना क्योंकि आपको पता चले आप किसको रेफर कर रहे हैं। As we hold the invoice in April of ₹70, so it is an input of April, so it is inadmissible in June. April, so it is inadmissible in June. जून में इसको माइनस ना करें जी। मतलब ये कि परचेज में भी यही रूल है कि जब चीजें आए, जब टायर आए या जब आप जनरल टायर को पेमेंट करें, दोनों में से जो अर्लियर हो तब परचेज रिकॉर्ड कर लें। पेमेंट के साथ हमने एक पढ़ा था लफ्ज के पेमेंट की अगर कोई एडवांस, पेमेंट के साथ हमने एक लफ्ज पढ़ा था, वो ये पेज 514 पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था मैं, ये पेज 515 पे पढ़ा था। टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेमेंट बायर मस्ट हैव एडवांस पेमेंट रसीद। एडवांस पेमेंट पे भी आप परचेज रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी रसीद हो। तो इसलिए मैंने कहा जैसे सेल में रूल है अर्लियर, ऐसे परचेज में भी अर्लियर वाला ही रूल है। सही है जी। अच्छा ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि अप्रैल में भूल गए थे इसलिए आप जाके जून में रिकॉर्ड करें, बोले ना नहीं। अच्छा जरा रिवाइज कर लें, ये परचेज तो हमारी नॉर्मल थी, ये दिसंबर की भूली हुई परचेज थी, जून में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल कैश में पे हो सकते हैं जी। बिजली के बिलों पे अपना नाम लिखा होना चाहिए, किसी और का नाम, अपना नाम। डेबिट नोट इशू किया, इससे हमने जाके देखा था परचेज कम हो रही है, परचेज कम होने से हुकूमत को फायदा हो रहा है, इसलिए ये एडजस्टमेंट जब मर्जी करें। और उसके बाद अप्रैल में बिल आया, चीजें भी अप्रैल में आ गई होंगी वैसे, अप्रैल में बिल और चीजें आई और जून में पेमेंट हुई। कब की परचेज है, क्या आपका राय है? अप्रैल की परचेज है ना, तो जून में रिकॉर्ड ना करें। अच्छा इसको ना मैं जरा 1 मिनट पेंडिंग पे डाल रहा हूं, आगे चलें। Advance paid to a supplier at the time of placing an order for customized goods. The goods will be received in October. The goods will be received in, चलें कितनी अच्छी रिवीजन होगी, फौरन एकदम ही दोबारा। एडवांस दे दिया है और चीजें कब आनी है? अक्टूबर में। तो पेज 515 पे हमने पढ़ा था टू क्लेम इनपुट ऑन एडवांस पेड वी मस्ट हैव एडवांस पेमेंट रसीद। तो रसीद होगी हमारे पास, कोई मसला नहीं। तो सेल में भी वही रूल है अर्लियर ऑफ, परचेज में भी वही रूल है, इस एडवांस को रिकॉर्ड करें जी। कितना? नेक्स्ट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा माय डियर नीचे वैसे पढ़ लीजिएगा, मैंने घर से पढ़ा हुआ यह सवाल, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का नीचे मकसद नहीं लिखा हुआ, क्यों खरीदे? फिर क्या करें? फिर तो यही डाल देना, फिर तो माय डियर यही डाल देना, इनपुट मशीन कितना 3.6, ये काली हो जाएगा और ये लाल हो जाएगा। इस कोशिश करेंगे कि टेस्ट डिस्कस हो सका वो भी कर लेंगे, टेस्ट में खासतौर पे थ्योरी का सवाल डिस्कस करने वाला है। सोल्यूशन मिल गया? टेस्ट का हाथ खड़ा करें, ये लेटेस्ट अभी हुआ था 3 बंदों वाला, आ गया मैं ग्रुप में, ठीक है।
आ गया है ना? ग्रुप में हाथ खड़ा करें। ये 3 बंदों नहीं आया, नहीं अपलोड हुआ, पोर्टल पे अपलोड हो गया है, व्हाट्सएप पे नहीं आया। दुल्ला को मैसेज कर दो, टेस्ट का सोल्यूशन टेक्स्ट का भेज दें व्हाट्सएप पे, इनके घर तक जाए वो सोल्यूशन। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू Note 1. It includes goods of 50 million sold to export processing zone for goods sold for manufacturing. इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल बेचे हमने उनको। आप बता दें, आज ताजा पढ़ के आए हैं हम ये कि ये हम एक्सपोर्टर को बेच रहे हैं, माना ये सेल टू एक्सपोर्टर है, हम एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन जबरदस्ती 5th शेड्यूल ने इसको किसमें डाला हुआ है? 0 रेट में। तो ये कौन सी सेल है? 0 रेट। अच्छा, इसमें तो मेरे ख्याल से सेल की फिगर उठाएं, इसमें तो ये फिगरें ना उठाएं बेटा, पता है ना? बताऊं, इसमें तो खाली सेल की फिगर्स उठाएं ना। क्या करें भाई? 180 माइनस और पुत्र 50 इत्थे आने, पुत्र 50 इत्थे आने, उतों कड्डो इत्थे पाओ, उतों कड्डो -50 इत्थे लियाओ, throw away and park here, whatever you may like. अपने ही मन में डूब के। अच्छा चलो आगे चलो, इसके लिए अलग क्लास होगी मार्च में, रमजान में। करोड़ों पेपर कुर्बान है एक रोजे के ऊपर, माशाल्लाह से ये जज्बे हैं। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड person, sale of taxable goods to unregistered person. Note 2, 20% of these are sold to, है शुगर ही ला रहा है सान एडजस्टमेंट, तो इस पे 18% जमा 4 लगाना है या खाली 18%? खाली 18%। ये सेल कितनी थी? -20% ऑफ 44, सेल टू 20% ऑफ 44, बोलें 8.8 को यहां से कट दो, यहां पा दो, इसको यहां से कट के यहां पाया था, यहां से खोया यहां पाया, इसको यहां से खोया यहां पाया। खोया भी खाते हैं और पाया भी, और पांव भी खाते हैं। समझ आ गया? मजे की रिक्लासिफिकेशन हो रही है ना। यहां से कट के यहां पाया और यहां से कट के यहां पाया। क्या चीज? क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर फॉर अ सेल अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 1 दिसंबर 2021। हम कौन है? सब सेलर। हम कौन है? सेलर। कैसे पता चला? और आगे कस्टमर भी लिखा ना, कस्टमर को। अच्छा, क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर, हम कौन है? मैं जरा जाके देख लूं सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है। सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है? सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है? ए आलाते, ए आला, ये 2 क्रेडिट नोट इशू करता है। दोनों में आउटपुट कम हो रहा होता है। रशीद सर को कैसे पता चलता है? वो काके मन्ने सेल कम हो रही होती है। अच्छा, इसलिए ये बोलते हैं आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दोबारा देखें ये ड्रामा। क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर, हम कौन है? सेलर। हम कौन है? इसलिए ये वाला मिटा दें। देखते हैं कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू होते हैं, ये वाला और ये वाला। ओ काके मन्ने
दोनों में सेल, इसलिए आउटपुट क्या हो रहा है, इससे गवर्नमेंट को, यार मुझे नोट 3 पढ़ लेने दे, पता चले उसने बता दिया और दोनों में से कौन सा सिनेरियो है। नहीं, नोट 3 मैं बाद में पढ़ता हूं। हुकूमत को नुकसान हो रहा है, बताएं बेटा ये एडजस्टमेंट कितने दिनों में कर सकते हैं? ऐसी एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को नुकसान हो रहा हो वो कितने दिनों में कर सकते हैं? और काके ये एडजस्टमेंट कितने दिनों में कर सकते हैं? 180 दिनों में। यार दिन ना गिने, 1 दिसंबर से 1 जून पे ही जम मारेंगे ना तो 183 दिन हो जाने हैं। कभी कभी मेरी भी मान जाया करें। 1 दिसंबर से 1 जून पे ही जम मारेंगे ना, हाँ फरवरी जब आता है तो 183 नहीं होते, तकरीबन 182 81 हो जाते हैं दिन, क्योंकि फरवरी आना है ना, तो 180 भी हो सकते हैं दिन। लेकिन ऑब्वियसली 15 जून तक तो इन एनी केस थोड़े बड़े हो गए हैं। देखें जरा साथ वाले को, जिस दिन क्लासों में आया था पहले दिन जो उसका कद था, आप देखें जरा, थोड़े बड़े हो गए हैं, छोटा हो गया है। तो मुझे ये बताएं कि 180 दिन गिनूं या वाजे पता चल रहा है 180 दिन गुजर गए हैं? 1 दिसंबर से जम मारें 1 जून, तकरीबन 180 दिन हो जाने हैं। 2-4 दिन और डालेंगे 182 83 84 निकल ही जाने हैं। इसका मतलब 180 दिन गुजर गए हैं। अब अगर कमिश्नर ने इजाजत दे दी, हम सेलर हैं, वो कहते हैं assume that commissioner has not extended the time period for issuance of note। कमिश्नर ने एक्सटेंशन की इजाजत नहीं दी। अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर भी हम यही समझते कि हम इजाजत लेने नहीं गए, फिर भी हम यही समझते। जनरल रूल लगाना 180 दिन वाला। आप बता दें 180 दिन वाला रूल क्या है? चिनमिन बंद करें। 180 दिन वाला रूल क्या है कि 180 दिन के अंदर अंदर नोट इश्यू हो सकता है। अब क्या ये नोट इश्यू हो सकता है? इससे आउटपुट कम होना है, उसने कर दिया हुआ है, हमने करना है या नहीं करना? नहीं करना। रिडक्शन इन आउटपुट, रिडक्शन इन आउटपुट ड्यू टू डेबिट नोट, ड्यू टू क्रेडिट नोट। इसे क्या करें, डालें या इग्नोर करें? बहुत बड़ा फायदा होना था वैसे अगर माइनस हो जाता, हमारा टैक्स काफी कम हो जाना था। क्या करें अब? क्या करें अब? क्या करें अब? रिक्वायरमेंट बी में जाएं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो बोलें। रिक्वायरमेंट बी में जाएं और लिखें as the credit note is issued, as the credit note is issued, इधर देखें, so there will be a reduction in output, so there will be a reduction in output, so this adjustment can only be made, बोले, within 180 days, so this adjustment can only be made within 180 days. Hence ignored, इसलिए इग्नोर कर दिए। So this adjustment can only be made within 180 days, hence ignored. ठीक है जी। गारमेंट्स विड्रॉन बाय ओनर ड्यूरिंग जून, जून के महीने में हमने गारमेंट्स विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ करके कहां ले गए हैं? हमारा बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स का। मेरे अजीज, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बरादरी के हैं, मैं दोस्त के माने में अजीज बोल रहा हूं। क्लास के बाद पूछने आ जाए कि ये आप किस बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। मेरे अजीज, दामत बरकातुहुम मौज़्ज़म, मेरे अजीज, सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था मींस पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग। क्या हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स का है? और क्या हमने गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करके घर ले गए हैं? तो पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बिजनेस falls under the definition of supply। तो इसको भी सेल में डाल लें। जी
एक्सटेंड वाली बात तो उसने नीचे कह दिया था, इजाजत मिली नहीं, तो फिर क्या लिखें? तो उसने लिख दिया कि ली नहीं, मैंने मिली नहीं, ली नहीं। चलो बरे, चप्पला पहन के आंदे, चप्पला पहन के आंदे, कल तो मैं भी पाके आवांगा, चप्पल चप्पल हो जाएगी, फिर लानी भी आसान थे, पानी भी आसान। अच्छा जी, चप्पल। ओके माय डियर, पिछले वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें और मैं आखिरी एडजस्टमेंट बनाने लगाऊं। इस न्यूमेरिकल में आधे नंबर किसके आ जाने थे पेपर में? आधे नंबर सारे इन्ना तो ना करिया करो, इतनी तो बिस्ती ना किया करें, आधे नंबर से आ ही जाने थी। तो आई क्या भी यही चाह रहा है, लेकिन अगर आधे से ज्यादा आप लोग ले रहे हैं तो ये फिर खतरनाक बात है, इतना तो वो भी नहीं चाह रहा। अच्छा आगे चलें। माय डियर, आखिरी लाइन पढ़ लें। पेमेंट ऑफ सूबे का सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 13% एक ट्रांसपोर्ट की रसीद है। सर्विसेज पे परचेज करने पे ना इनपुट अलाउ होते हैं, मैंने आपको कई दफा बताया है, सिवाय उस सर्विस के जिसको खुद सवाल बता दे कि इसे डेड करो। एक दफा सवाल में लिखा था फ्रेंचाइज सर्विस है तो उसको डेड कर दो, वो फिर और बात है, वरना सर्विसेज के परचेज करने पे इनपुट अलाउ होता है। और सर्विसेज पे जो टैक्स पे करते हैं वो सूबे को करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो पेमेंट की है सूबे के सेल्स टैक्स की एट 13%, ठीक है, ये 13% लगाया होगा, कोई मसला नहीं, एट 13% रेट ये होगा ऑन ट्रांसपोर्टर रसीद फॉर सेलिंग गुड्स टू इस 50 की सेल के लिए। तो आप क्या करें? नहीं वो तो टाइम जाया करना है तो करें, नहीं माइनस कैसे करें, ऊपर पड़ी नहीं हुई, ऊपर अलग अलग करके चीजें आ रही थी, ऊपर तो मैंने डाली नहीं। अब ऊपर ना डालें, इसकी बजाय आप डाल दें इसको वर्किंग 2.1 में, परचेज फॉर, बोले बोले बोले, फॉर जीरो रेट सेल। कितना इनपुट इसका? नहीं 13% जो निकाला हुआ उसने, बस वही काफी है, 1.04। दिस परचेज इज फॉर जीरो रेट सेल, दिस परचेज इज फॉर जीरो रेट सेल। डन, लिखा हुआ है ना फॉर आगे। और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को हमने कहां डाल दिया है? जीरो रेट सेल में। हो गया जी, चलिए अब 2 मिनट बच गए, फेस खुद बना लीजिएगा, वर्किंग 1 2 3 मुझे टोटल करा दें। भाई ये समझ आई बात किसी को? मैंने जब कोई ट्रांसपोर्टर था उससे मैंने कहा मेरी चीजें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में दे के आओ, उसने कहा यार सर्विसेज पे मैं टैक्स आपसे मांगूंगा, तो मैंने परचेज के मौके पे टैक्स पे कर दिया। दिस परचेज इज ओनली फॉर दिस 50 की सेल, ऐसा ही है ना? तो ये स्पेसिफिक इनपुट है या कॉमन है? स्पेसिफिक। तो इसको वर्किंग 2.1 में ले जाए, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा जी, अब पहले किसको टोटल करना है? वर्किंग 3 को कराएं। $142.8, ये 44 माइनस 8.8 होगा, कितने? 26. टैक्सेबल सेल खाली को बुलाया जाए, बादशाह सलामत हाजिर है। लाल को बुलाया जाए, बादशाह सलामत हाजिर है।
चलें जी, तकसीम कर दें। 20.7 एक और डालना है, वो आप मुझे बता दें वो किसका है। 1 इसको यहां लिखते होते हैं ना, यहां +1.6 अच्छा भाई देखें इधर 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 इधर, इन दोनों को रिफंड मांग लेंगे न्यूमेरिकल के बॉटम पे, यहां पे चिन्ह पे जाके इन दोनों का रिफंड मांग लेंगे और इसको फेस पर माइनस कर लेंगे, बाकी वो पता है आपको। पूछपन पे मिलेंगे। ये कहां से आ गया? अच्छा इधर की था। आप दोनों का क्या इश्यू रिजॉल्व नहीं हो रहा?